हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन बैंक के वीडियोस अपलोड किए हैं 2021 प्रथम पाली के पहले वाले वीडियो को, मतलब टाइप 1 को। आज हम लोग 2021 में शेष जितने भी बचे प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे और आज देखेंगे कि कैसे सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है काफ़ी आसान तरीके से। केवल आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को बारीकी से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यदि आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपका कोई ना कोई यदि थोड़ा सा भी यदि ट्रिक छूट जाएगा तो फिर आपको सवाल पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग सवाल को बनाते हैं। देखिए, इसमें सवाल लिखा हुआ है x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y बिंदुओं इतना एवं इतना से समदूरस्थ हो। देखिए, मैंने पहले भी बताया है और मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले यदि टाइप 1 वाले को नहीं देखें तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप वो देख लीजिए ताकि इससे समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो इससे पहले भी मैंने टाइप 1 में समदूरस्थ वाले सवाल बताए हैं और मैं इसमें फिर से आपको बता दूं कि समदूरस्थ वाले चाहे जितने भी सवाल हों उसमें हमेशा x2 और x1 फिक्स होता है और ये जो है ये x1 y1 और ये x1 y1 ये दोनों के लिए होता है। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे सवाल है बिंदु x, y है। बिंदु मतलब p का वैल्यू है ना, p दिया मतलब पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग x, y लिख देंगे, है ना। पहले वाले को a मानेंगे और बाद वाले को b मानेंगे। तो a का हो गया -3,4 और b का हो गया 3,6 है ना। a का पहले तो ये है, तो ये 3 हो गया और ये हो गया 6 और b हो गया -3,4। ठीक है। अब ये जो समदूरस्थ वाला सवाल होता है ना, ये समदूरस्थ वाला जो सवाल होता है वो हमेशा इस फॉर्मूले पे बनता है, पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर। अब ये पी ए क्या है और पी बी क्या है, तो ये दोनों पी ए का पी बी का होल स्क्वायर का मतलब है ये बीच की दूरी के फॉर्मूले पे बनेगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे इस पे रूट भी होता है, तो बिल्कुल रूट होता है, लेकिन ये रूट क्यों नहीं लिखेंगे वो भी हम लोग समझेंगे अभी। ये रूट इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों तरफ जब हम लोग रूट डालेंगे, इस साइड भी इस साइड भी, तो वो दोनों रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग रूट को नहीं डालेंगे। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इस पे वैल्यू कैसे बैठाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको इस साइड दिख रहा होगा पी ए, मतलब अभी केवल हमको इन दोनों से लेना देना है। ये क्या है, अभी हम इसको बिल्कुल जानते ही नहीं कि ये क्या है दिया हुआ, पी ए है ना इधर, तो मतलब अभी इन दोनों का वैल्यू इस पे बैठाएंगे। तो ये याद रखना है, ये x2 और ये y2 ये हमेशा होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है। अब वैल्यू बैठा है, x2 का वैल्यू क्या है, x है तो x लिख देंगे। x1 का वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे, इसका क्या होल स्क्वायर। y2 दिख रहा है, y2 का वैल्यू क्या है, y है। y1 का वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर दे देंगे। अब आपको यहां दिख रहा होगा pb का होल स्क्वायर, मतलब है कि अब हमको a से कोई लेना देना नहीं है, अब हम लोग केवल b में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, x2 का वैल्यू क्या है, x है। x1 का वैल्यू क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, y है, माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 4 है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे बस। अब केवल इसका कैलकुलेशन करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर से इसका y माइनस 6 का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर। अब इधर वाले का करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब फिर से यहाँ पे इसका करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6 प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूना 12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कि बराबर के तरफ, एक चीज को पहले अच्छे से समझिए, दोनों तरफ देखेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका चिन्ह भी एक जैसा हो, मतलब दोनों तरफ यदि प्लस है तो प्लस होना चाहिए, माइनस हो तो माइनस होना चाहिए। कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों तरफ सेम सेम है, उसको क्या करेंगे लोग, क्रॉस कर देंगे।
कंडीशन है कि दोनों तरफ उसका चिन्ह बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी वो क्रॉस होगा। जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में आएगा कि ये क्रॉस कैसे होगा, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ये प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम इधर लेके आएंगे तो इधर होगा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक माइनस और एक प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इतना ना करके दोनों तरफ जो जो संख्या समान दिखेगा, चिन्ह समान दिखेगा, उसको क्रॉस कर देंगे। यदि चिन्ह अलग अलग होगा तो वो कभी भी नहीं कटेगा। जैसे ये देखिए ये +9 है और ये भी +9 है, तो ये भी कट जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैं यही समझाना चाह रहा था, यहाँ पे -6x है और यहाँ +6 है, तो ये कभी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। ठीक है, फिर ये देखिए y² प्लस में, ये भी y² प्लस में, ये दोनों भी कट जाएगा। अब ये कुछ भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये 36 है, ये 16, ये 12 है, ये 8 है। तो चलिए पहले जो शेष बच गया पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो शेष बच गया -6x + 36 और -12y बराबर की इस साइड शेष बच गया 6x + 16 और -8y। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अक्षर लगे हुए हैं उसको एक साथ रखेंगे, मतलब -6x -12y, ये प्लस इधर आके -6x, ये माइनस इधर आके +8y, इधर बच गया 16। अब ये +36 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस मतलब -12x और प्लस माइनस 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 4y बराबर, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 20। अब हम लोग क्या करेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, -4। तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 से 12 3 बार में 3x, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -20 हो जाएगा, क्योंकि 36 बड़ा है, 36 के सामने माइनस है, तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा y। देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं हम लोग, ये माइनस कट जाएगा, 4 से 12 3 बार में, माइनस माइनस प्लस, ये 4 कट जाएगा, बच जाएगा y। अब यहाँ क्या बच गया, -20। अब ये माइनस कट गया, 4 से 20 5 बार में, बस आंसर हमारा हो गया। बस ये 3x + y बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। मतलब यदि इसका आंसर कोई पूछ ले तो इसका आंसर हो गया 3x + y बराबर क्या, 5। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल था। ठीक है ना, चलिए इसके साथ अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, लिखा हुआ है एक बिंदु A से जो कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये सेंटर पॉइंट हो गया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ये A और T की जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या OT की लंबाई क्या होगी, ये O और T का वैल्यू निकालना है। देखिए एक सवाल में पहले आपको बता दूं कि जब कभी भी वृत्त से संबंधित ऐसे प्रश्न आएंगे ना, और यदि आपके दिमाग में एग्जामिनेशन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो एक हम लोग आसान सा तरीका जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है, जो ये खींचा गया है ना, तो क्या है ये AO, या आप लिख सकते हो OA का होल स्क्वायर, आधार मतलब बेस AT, और बस क्या लंब मतलब OT। ठीक है, तो OA का मान कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। AT का मान क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। मैं इसका एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका। पहले आप लोग इसे देख लीजिए, OT का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस OT का होल स्क्वायर, ये हो गया 25, ये प्लस इधर आके -9, OT का होल स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ये OT स्क्वायर हो जाएगा। 25 में 9 घटेगा, 16 बराबर OT का होल स्क्वायर। जब OT का वैल्यू रखेंगे तो 16, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट, मतलब OT का वैल्यू क्या, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पहले इसकी बातों को समझिए कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं ऐसा इसीलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि सभी छात्र काफ़ी ब्रिलियंट नहीं होते, ऐसे भी छात्र जो बिल्कुल, जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि उन्हें भी यह सवाल यदि बनाना हो एग्जामिनेशन में, और यदि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो बिल्कुल उसका एकदम सिंपल तरीका है। यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो तो एकदम सिंपल तरीका क्या है कि जो भी संख्या बड़ा दिखे, जो भी संख्या बड़ा होगा, आप उसका स्क्वायर कर लेना। बड़ा संख्या आपको 5 दिख रहा है, मान लीजिए कि आपको फिगर बनाना नहीं आता, आपको फॉर्मूला याद नहीं, कुछ भी नहीं याद है,
तो जो भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और जो छोटा संख्या रहेगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9। हमेशा उसको घटाना है, हमेशा क्या करना है, घटाना है, ऑलवेज घटाना है। 25 में 9 घट जाएगा 16, और 16 का रूट हम सभी जानते हैं कितना होता है, 4, वही क्या हो गया यहाँ पे 4, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग या जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। या तो द्विघात बहुपद कहा जाए या फिर द्विघात समीकरण कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसमें शून्यकों का जोड़ या योग मतलब एक ही होता है, √2 है एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों का जोड़। शून्यकों का जोड़ का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। या तो आप अल्फा प्लस बीटा कह लीजिए, या फिर शून्यकों का योग कह लीजिए, या फिर शून्यकों का जोड़ कह लीजिए, बात सभी इक्वल है ना। तो इसका मान दिया हुआ है √2, और फिर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका मान, या फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल या फिर मूलों का गुणनफल, तीनों का मतलब एक ही होता है, दिया हुआ 1/3। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहिए या द्विघात समीकरण कहिए, द्विघात बहुपद ही लिख लीजिए। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन मैं आपको इससे पहले, इसको बनाने से पहले एक बात समझा दूं कि कभी कभी सवाल में कुछ चेंजिंग रहते हैं। वो क्या चेंजिंग रहते हैं पहले मैं इसे बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बताऊंगा। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, मैं इसे एक बार और आसान तरीके से मैं फिर से आपको बताऊंगा अभी जस्ट, लेकिन आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका मतलब क्या है, इस द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का आवश्यकता पड़ेगा। बिना इन दोनों के हम द्विघात बहुपद नहीं निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति में अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। तो आपके यहाँ सवाल में लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ था, बट इसी का मतलब होता है शून्यकों का जोड़, और इसी का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपको दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ 1/3। तो अब क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल स्टेप है। देखिए ये x² लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, आप इसके जगह बैठाइए √2, फिर क्या है x, आप x लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पे 1/3 है, ये 1/3 बराबर क्या है 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर में आपको यह आंसर नहीं दिखेगा, तो क्या इसका आंसर दिखेगा वो देखिए। अब मैं आप लोग को एक छोटा सा चीज, मतलब इससे हटके भिन्न का जोड़ सिखाता हूँ, है ना। एकदम छोटा सा स्टेप है, ताकि आगे इस तरह के कोई भी सवाल को बनाने के लिए आपको बस केवल देखने की आवश्यकता होगी और आप उससे जस्ट आंसर उसका केवल लिख देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x + y/3। सपोज आपको कुछ भी नहीं करना है, जिसके बेस में नहीं है ना उसको आप केवल इससे गुना कर लीजिए। 3 गुना x क्या होता है 3x, और जिसके बटे में ये लिखा हुआ रहता है ना उसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर +y था, यही इसका आंसर हो जाएगा। और एक दो एग्जांपल देखिए, मान लीजिए x + y/5 + z लिखा है, तो इसके बटे में भी नहीं लिखा और इसके बटे में भी नहीं लिखा है। आपको भिन्न का जोड़ करना है। कोई कह देगा कि आप इसका भिन्न का जोड़ करके दिखाइए कि भिन्न का जोड़ क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, इसके बटे में नहीं और इसके बटे में नहीं, तो क्रॉस गुना कीजिए, 5 गुना x 5x, इसके नीचे में है ना, तो जिसके नीचे में लिखा हुआ रहता है ना उसके ऊपर वाले को जैसे का वैसे उतार देते हैं, ये y रह गया। और फिर इसके नीचे में नहीं है तो 5 गुना z 5z हो गया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सपोज x/2 y/2 + z ऐसे लिखा हुआ रह गया। सेम चीज करेंगे, 2 रह जाएगा, इसके नीचे है तो ऊपर वाला जैसे का वैसे लिख देंगे, इसके भी नीचे है तो इसको जैसे का वैसे ऊपर लिख देंगे, इसके नीचे नहीं है तो इसको इससे गुना कर लीजिए, मतलब ये हो जाएगा 2z, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पे सामने है। देखिए बिल्कुल सिंपल स्टेप है, इसके नीचे 3 है लेकिन इन दोनों के नीचे 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी के सामने केवल 3 रख देंगे। पहले से आपका क्या लिखा हुआ था, x² - √2x, यही लिखा हुआ था ना, ये 3 नीचे में था, इसके सामने लिख दीजिए, इसके सामने लिख दीजिए, प्लस इसके नीचे तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसके ऊपर जो है वही लिख दीजिए, बराबर क्या 0, आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि ये बेस का 3 कहाँ चला गया,
तो हम सभी जानते हैं कि जब इसका एलसीएम लेंगे, मान लीजिए ऐसे, जब इसके बेस में 3 आएगा, इधर 0 है, बटे में कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो ये जैसे का वैसे हो जाएगा, और 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। बीसवां नंबर सवाल है, समीकरण 3x + y = 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल करें। समुच्चय में हल करें मतलब, सबसे पहले यहां देखिए लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, और हम सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1 2 3, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 2 3 से। तो करना कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, यही लिखा हुआ है 3x + y = 11। हम लोग इस y को रहने देंगे अपने जगह पे 11, और ये जो +3y है बराबर किस साइड आ जाएगा, -3y, बस, और कुछ भी नहीं करना है। सॉरी x है तो यहाँ पे x डाल देंगे, 3x हो गया। नहीं, अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू 1 लिखेंगे। तो देखिए ये ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे x रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, y रहता है। तो अभी हम लोग x का वैल्यू रख रहे हैं 11 - 3, x का वैल्यू क्या रखे हम लोग, 1 रखे। तो 11 - 3 गुना 1 3, 11 में से 3 घट गया 8, अब यहाँ पे लिख देंगे 8, आंसर हो गया। फिर से सेम यही रहेगा, ये वाला देखिए ये कहाँ से लाए वो देख लीजिए, 3x + y = 11 था, ये y अपने जगह पे रह गया, ये 11 अपने जगह पे, ये प्लस इधर आके क्या हो गया, माइनस। मतलब आप इसी पे सारा का सारा वैल्यू बैठाएंगे। देखिए 11 - 3, x का वैल्यू कितना, 2, 11 - 3 दूना 6, कितना 5, मतलब फिर से x का वैल्यू हम लोग कितना लिए, 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। और एक बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y = 11 - 3x, 11 - 3, फिर x का वैल्यू कितना लेंगे, 3, तो 11 - 3 गुना 3 कितना, 9, कितना हो जाएगा, 2, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, और फिर y का वैल्यू कितना आया, 2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सवाल को बना पाएंगे जब कभी भी ऐसा कोई भी दिया रहेगा संख्याओं के समुच्चय में हल करना है ना। और जब आपको एक समीकरण दिया हुआ रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, किसी को भी या तो आप x को बराबर की उस साइड लेके चले जाइए या y को, लेकिन जनरली आप ऐसे बनाइए तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 21 नंबर सवाल है, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म के अपरित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए इसको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इसको बनाने के नियम है, अपरित रूप से जो हल होने के नियम है वो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब हमारे पास सबसे बड़ा चुनौती है कि a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 क्या होता है, ये सब। तो ये सबसे आसान है, करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे, kx + 3y - k - 3 = 0, ये समीकरण 1 है। फिर दूसरा है 12x + ky - k = 0, ये समीकरण दूसरा है। एकदम सिंपल स्टेप में आप लोग समझ लीजिए कि जब कभी भी आपको किसी भी सवाल में इस तरह के a1 a2 b1 b2 c1 c2 खोजने के लिए कहे जाएंगे तो समीकरण 1 के सभी मान 1 होंगे और समीकरण 2 के सभी मान 2 होंगे। x का आगे वाला हमेशा a होगा, y के आगे वाला हमेशा b होगा, चिन्ह को नहीं छोड़ना है, और जो लास्ट में बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। हमेशा याद रखना है, x के आगे वाला ही हमेशा a कहलाएगा, y के सामने वाला ही हमेशा b कहलाएगा, और जो लास्ट में बचेगा वही c कहलाएगा। यदि x नहीं हुआ तो a का मान नहीं है, y नहीं तो b का मान नहीं है, सीधा। जब कभी भी a होगा मतलब x के सामने वाला ही a होगा, b के सामने वाला ही y के सामने वाला ही b होगा। उसी तरह इसमें देख लीजिए, ये a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, और ये फाइनली c हो जाएगा। ठीक है, तो ये चूंकि 1 है तो ये सारा 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये सारा 2 हो जाएगा। अब इस पे बैठाएंगे तो सबसे पहले हमेशा ना पहले इस दो में कंपेयर करते हैं हम लोग सभी, a1/a2 = b1/b2। तो a1 का मान क्या है, a1 का मान k है, a2 का मान क्या है तो 12 है, b1 का मान क्या है 3 है, b2 का मान क्या है k है। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल है, जब कभी भी दोनों तरफ बराबर की संख्या आ जाए ना और बीच में बराबर तो उसको क्रॉस गुना कर देंगे ना, क्रॉस, तो k गुना k क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा, और 12 गुना 3 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। जब k का वैल्यू रखेंगे 36, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, तो k का वैल्यू 36 का रूट क्या होता है 6 होता है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल आसान है, आंसर हो गया।
एक्स के किस मान के लिए ए, बी और सी संरेख है। मतलब समझिए जब कभी भी ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्स ही रहेगा, एक्स दे देगा, के दे देगा, पी दे देगा, जो भी। जैसे ही आप देख लीजिए कि यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए, कितने बिंदु दिए हुए, 3 बिंदु दिए हुए, तो इसको त्रिभुज के नियामक के फॉर्मूले पे बनाते हैं। त्रिभुज के नियामक का सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इतने बड़े फॉर्मूले को आप याद कैसे रखेंगे। तो याद रखना बिल्कुल आसान तरीका है, आपको केवल याद रखना है 23, 31 और 12। क्या याद रखना है? 23, 31, 12। देखिए जनरली इसमें होता है क्या कि यदि आप गलती से यहाँ पे 1, 2 डाल देंगे या 1, 3 डाल देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको, इस पूरे फॉर्मूले को याद रखने के लिए 23, 31, 12 से याद रखते हैं। 23, 31 का मतलब हो गया 2, 3, यहाँ पे देखिए 2, 3, 31, 3, 1, 12, 1, 2, और सभी के सामने पहले में x1, दूसरे में x2, तीसरे में x3, नॉर्मल है। x1 लगेगा, x2, x3, ये तो हमें याद ही रहेगा। 23 का मतलब कि पहले 2 और 3 होगा, 31 का मतलब कि फिर 3 और 1 होगा, फिर 12 का मतलब 1 और 2 होगा। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये x1, x2, x3 कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है ए नंबर में दिया गया -3, 12, बी नंबर में दिया गया है 7, 6 और सी नंबर में दिया गया है x, 9। पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। x होता है, ये y होता है, ये x होता है और ये y होता है। पहले है तो ये 1, 1 होगा, बाद में तो ये 2, 2 होगा, लास्ट में है तो ये 3, 3 होगा, और आगे रहता तो 4, 4 होता, ऐसे करके होता। अब केवल बैठा ये 1/2 x1 का वैल्यू क्या है -3, तो -3 दे दीजिए। y2 का वैल्यू कितना है, 6 है। केवल याद रखना है इस पे जो हम लोग वैल्यू बैठाएंगे ये केयरफुली एकदम ध्यान से बैठाना है, यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा कमांड करने का प्लस माइनस, जिसका प्लस माइनस पे कमांड है उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। x1 का वैल्यू क्या था, -3, तो -3 बैठा है। y2 का वैल्यू क्या था, 6 था, 6 बैठा है, माइनस से माइनस बैठा होंगे। y3 का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 बैठा देंगे। प्लस x2 का वैल्यू क्या है, 7 है, 7। y3 का वैल्यू कितना है, 9 है। y1 का वैल्यू क्या है, y1 12 है। x3 का वैल्यू कितना है, x है। y1 का वैल्यू कितना है, 12 है। और y2 का वैल्यू कितना है, 6 है। बस इसका अब केवल कैलकुलेशन करना है। ये 1/2 -3 मल्टीप्लाई 9 में से 6 घट जाएगा -3 प्लस 7, 12 में से 9 घट जाएगा -3 प्लस x, 12 में से 6 घट जाएगा 6। ये 1/2, 3 गुना 3 9, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 गुना 3 कितना, 21 प्लस 6 गुना x क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, बराबर की सेट कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहता है, 0 रहता है। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। 21 में 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 2 11। चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम लोग, 1/2। 21 में से 9 घट जाएगा 12, -12 प्लस 6x बराबर 0। ये 1/2 हो गया। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 2, तो 2 से 12 कटाएंगे -6 और 2 से 6 कटाएंगे 3 बार में, बराबर 0। ये और ये कट जाएगा। अब बस नॉर्मल है, ये -6 है, बराबर के उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस 3 को जैसे का वैसे रखा, ये -6 था, बराबर के साइड ले आया, +6 हो गया। अब 3 से 6 कितने बार में, 2 बार में, मतलब k का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल एकदम सिंपल स्टेप है इसका, है ना, केवल आपको इस पे अच्छे से बैठाना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल देखिए। 25 + 28 + 31 + ... 100 का योगफल निकालना है। मतलब 25 28 3 का डिफरेंस कर करके सारे का योगफल निकालना है। तो ये सवाल हम सभी को देखने के साथ ही पता चल जाता होगा कि ये एपी के सवाल है। कौन से, एपी समांतर श्रेणी के सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि दिया क्या क्या गया है। सामने वाला जो भी रहता है वो ए का वैल्यू होता है, मतलब ए का वैल्यू हो गया 25। डी किसको कहते हैं, तो पीछे से आगे का डिफरेंस को।
तो 28 में से 25, मतलब 28 में से 25 माइनस कर लेंगे, कितना का डिफरेंस है 3। और यहाँ पे जो ये an का वैल्यू कहलाता है, किसका वैल्यू कहलाता है an का। n का वैल्यू कब कहलाता है, जब यहाँ पे वापद लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे वापद नहीं लगा मतलब वो an का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग इससे n का मान निकालेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। इसको 2 स्टेप में बनाना है। an का वैल्यू कितना है 100, a का वैल्यू कितना है 25, प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है और d का वैल्यू है 3। तो ये 100 हो गया, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 और गुना 3। 100 में 25 घटेगा 75 बराबर n माइनस 1 और गुना 3। 3 से कितने बार में 25 बार में, n माइनस 1 बराबर इधर हो गया 25। जब हम लोग n का वैल्यू रखेंगे तो 25, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, n का मान 26। ये तो आ गया n का मान, लेकिन मुझे क्या निकालना था योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है, योगफल को हम लोग शॉर्टकट में SN भी कहते हैं, बराबर n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। an को ही l कहा जाता है, an को ही क्या कहा जाता है l कहा जाता है। तो n का मान अभी हम लोगों ने निकाला 26, 26/2। a का वैल्यू कितना है तो 25 है, यहाँ पे l है, l का वैल्यू कितना 100 है तो 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। 2 से कितने बार में 13 बार में, मतलब 13 गुना 100 में 25 जोड़ेंगे 125। अब गुना कर लीजिए, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 32 के 2 हासिल 3, 13 कम 3 16, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका योगफल निकाल सकते हैं। चूंकि मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि मैं इसे 2-3 पार्ट में कर दे रहा हूँ। एक पार्ट तो मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया है, ये दूसरा पार्ट है, और इसके बाद में और एक तीसरा पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। और चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से आप लोगों को भी देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा, इसीलिए मैं इसके छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा ताकि आप लोग इसे काफ़ी आसानी से देखें और आसानी से समझें। और मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल आप देखने के बाद जज नहीं करें कि मैं इसे बना लूंगा, एक बार आप अपने कॉपी पे अवश्य प्रैक्टिस करें। आशा करते हैं कि आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।